हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 कंबस्टन और फ्लेम। यानी कि जो जलनशील है, जो भी आप लोग जो गांव के बच्चे होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। जो गांव के बच्चे होंगे वो पहले के दिनों में यानी लगभग से 5 से 10 साल पहले गांव में लोग दिया जलाते थे। ठीक है, दिया एक तरह होता था, डब्बा होता था और उसके अंदर केरोसिन होता था यानी कि मिट्टी का तेल होता था और ऊपर से कपड़ा लगा के, सूती का कॉटन कपड़ा लगा के उसको जलाते थे लोग। तो उसी को कहते हैं कंबंशन। और फ्लेम किस तरीके से जलता है, और फ्लेम को कहते हैं ज्योति। अब आप लोग क्या करते हैं, अब जो बच्चे होंगे वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब सबके घर में क्या हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, तो वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब भी दिवाली आती है, यानी कि दीपावली आती है, उसमें देखते होंगे एक दिया रहता है। ठीक है, उस दिए के अंदर तेल रहता है, यानी कि सरसों का तेल रहता है, कोई भी तेल रहता है, और एक पतला सा कॉटन का कपड़ा रहता है, उसी से हम दिया जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो उसको भी हम कर सकते हैं कि कंबंशन हो रहा है और फ्लेम हो रहा है। कंबंशन यानी कि जलना, सिंपल सा बात है। कंबंशन यानी कि जलनशील, जो भी जल रहा है, जैसे इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है, ये कंबंशन हो रहा है। ठीक है, और फ्लेम यानी कि ज्योति, जो कॉटन कपड़ा रहता है जो जलता है उसी को हम फ्लेम कहते हैं। अब पूरे चैप्टर में इसी के हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे जलता है, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है और किस वजह से जलता है। एक गैस आता है, ठीक है, उस गैस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे कि अगर वो गैस मिटा दिया जाए पूरे पृथ्वी से, ना ही इंसान जिंदा रहेंगे और ना ही कोई पक्षी जिंदा रहेगा और ना ही कोई जानवर जिंदा रह पाएंगे और ना ही आग जल पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस गैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अभी तो मैं उसे बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कह रहा है पहला पैराग्राफ कि हम पूरे लाइफ में यानी कि पूरे दिन में कई तरह के हम चीज़ों को काम करते हैं, उसमें फ्यूल भी यूज़ होता है। जैसे घर में कह रहा है, आप क्या बता सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, या इंडस्ट्री में कौन कौन से फ्यूल होते हैं जिससे आप आते हैं। जैसे यानी कि स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, थार वगैरह हो गया, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, यानी कौन सा तेल यूज़ होता है जिसकी वजह से वो चलता है। क्या आप बता सकते हैं कुछ तेलों के नाम? फिर कह रहा है कि अगर जब आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के मतलब नाम आएंगे। जैसे होगा काउडंग। काउडंग जो होता है गांव के लिए, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, उसका लोग धुआं करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका एरिया रहता है वो मच्छर वगैरह नहीं आते हैं और वो सेफ़ रह सकते हैं, जिसको डेंगू मलेरिया नहीं होगा। फिर आता है लकड़ी। लकड़ी तो सब लोग जानते हैं कि ये भी क्या एक तरह का फ्यूल है, जिसकी वजह से लोग ठंड में जला के अपना हाथ सेकते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ठीक है, उसके बाद आता है कोल। भाई सबसे बड़ा जो खपत है पूरे भारत में कोल का ही है, हमको दिखता नहीं लेकिन सबसे बड़ा खपत इसी का है। कोल की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोल की वजह से ही ट्रेन चल रही है और कोल की वजह से ही पता नहीं कितने काम हो रहे हैं। तो कोल बहुत बड़ा खपत होता है पूरे भारत में। ठीक है, फिर चारकोल। पेट्रोल तो आप लोग जानते ही हैं, डीजल आप लोग जानते ही हैं। फिर आता सीएनजी, जो हम लोग ऑटो वगैरह में घूमते हैं, टेम्पू वगैरह में, तो उसमें देखते होंगे एक ग्रीन कलर का टेम्पू रहता होगा या ऑटो रहता होगा, उसी ग्रीन कलर में होता है सीएनजी। सीएनजी एक तरह का गैस होता है, ठीक है, नेचुरल गैस होता है जो एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो ये मतलब फ्यूल हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं और हम इनसे क्या रहते हैं, रूबरू नहीं हो पाते हैं, यानी कि जान नहीं पाते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आप लोग फैमिलियर होंगे, यानी कि मतलब जानते होंगे कि एक कैंडल में, जब भी कैंडल बनते हुए देखा ना, जब आपका बर्थडे होता है तो बर्थडे में कैंडल केक में साइड साइड रख देते हैं। तो वही कह रहा है कि कैंडल आपने जलते हुए देखा होगा। तो बताइए कैंडल में और कोल में क्या डिफरेंस होता होगा? जो कैंडल बनते हुए देखे या जलते हुए, कोल आपने हो सकता होना देखा हो, लेकिन कोल भी जब जलता है तो बहुत सारा धुआं निकालता है, बहुत सारा CO2 निकालना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड भी निकालता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। लेकिन जो कैंडल होता है ऐसा कुछ नहीं करता है। क्या करता है, बस जलता रहता है और सिंपल सा अपना जल के ख़त्म हो जाता है। तो यही कह रहा है कि आप डिफरेंस बता सकते हैं, तो डिफरेंस आप क्या बताएंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, और इन दोनों में एक डिफरेंस और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है जब आप कैंडल जलाएंगे तो उसमें इस तरह का फ्लेम जलेगा। फ्लेम यानी कि एक ज्योति जलेगी इस तरीके से, ठीक है, जलती रहेगी जब तक कैंडल ख़त्म ना हो जाए। जितना जो वैक्स रहेगा उसमें जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो जलता रहेगा। ये हो गया कैंडल का। अब कह रहा है कोल में जब जलाएंगे, यानी कि जब कोयला को जलाएंगे, कोल यानी कि कोयला होता है, ठीक है, काला काला होता है कोयला। तो कह रहा है जब आप लोग कोयला को जलाएंगे तो उसमें से इस तरह का फ्लेम नहीं जलता है, उसमें बस आँच आता है, यानी कि हीट निकलता है। उसी हीट से हमारा पूरा काम चलता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनता है और कई सारी ट्रेनें उसी से चलती हैं। तो वही कह रहा है कि ये दूसरा डिफरेंस है, यानी कि कैंडल में फ्लेम जलता है यानी कि ज्योति जलती है, और कोल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस उसमें से हीट निकलता है। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक 6.1, चैप्टर 6 और टॉपिक 1, व्हाट इज़ कंबंशन, यानी कि जलना क्या है, व्हाट इज़ कंबंशन। ठीक है, तो कहानी की तरह बस आप लोग ध्यान से सुनते चले जाइए। कह रहा है हमने क्लास 7 में पढ़ा था और जानना भी था किस तरीके से जो मैग्नीशियम है वो जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है।
प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसमें से हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कैंडल अगर जलाते हैं, एक कैंडल की बात नहीं हो रही लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और कोई भी कैंडल जलाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें से हीट तो निकलेगा ही। जब आप उसके साथ मतलब उसके जैसे मान लीजिए कैंडल है, ये जो ढक्कन है, एक कैंडल जल रही है, ठीक है। अब इसके साथ इसके पास जब अपनी उंगली को लेकर जाएंगे तो आपका उंगली जल जाएगा, इससे मानिए कि उसमें से हीट निकल रहा है। और एक अंधेरे रूम में जब आप कैंडल जलाएंगे तो उसमें से लाइट निकलेगा, देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें से लाइट भी निकल रहा है और उसमें से हीट भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक तरह का कैंडल का काम, जिसमें से हीट, लाइट और मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। देखो कैंडल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड निकलेगा, यानी कि ऑक्साइड निकलना कन्फर्म है। अब जो होगा वही निकलेगा, ठीक है। मान लें अगर मैग्नीशियम का हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड निकलेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। और कैंडल जलाएंगे तो हम CO2 निकलेगा, कोयला जलाएंगे तब भी CO2 और उसमें साथ साथ मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। तो इस तरीके से उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं, हीट, लाइट और ऑक्साइड। अब कह रहा है कि आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिविटी यानी कि एक मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस मतलब स्कूल में तो कराया नहीं जाएगा, मुझे पता है, स्कूल में बस रटवाया जाता है बच्चों को किसी तरह से, लेकिन अगर आप लोग एक्टिविटी वो करते हैं तो जान लीजिए आपका स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब पता नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कह रहा है यहाँ पर 2 चीज़ लेना है, ठीक है। एक लेना है चारकोल, ठीक है, और एक होता है कोल। चारकोल यानी कि एग्जांपल ले लीजिए, आप कपूर देखे हैं, कपूर, ठीक है, जब जाते हैं मंदिर में कपूर जलाते हैं, तो कपूर ले लीजिए, ठीक है, और क्या लीजिए, कोयला ले लीजिए। अब बस अब दिमाग में सोचिए कि एक हाथ में क्या है हमारे, कपूर है, और एक हाथ में कोयला है। तो देखेंगे जैसे ही दोनों को एक साथ आग लगाएंगे तो कपूर जो होगा ना, वो सेकेंड के अंदर ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लगभग 1 मिनट के अंदर वो जल के ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक है। लेकिन जो कोयला होगा उसको जलने में टाइम भी लगेगा, ठीक है, उसमें से हीट भी ज़्यादा नहीं निकलेगा और ना ही लाइट भी निकलेगा। ये डिफरेंस होता है चारकोल और कोल में। तो ये लिखा है यहाँ पर, अगर चारकोल को जलाते हैं तो हवा में ही क्या होगा, जल जाएगा, लेकिन जब कोयले को जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, हवा में जलेगा लेकिन स्लो जलेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा जो कि नेचर के लिए हार्मफुल है, यानी कि CO2 जो है वो क्या है, नेचर के लिए हार्मफुल है, और उसमें से क्या भी निकलेगा, हीट और लाइट भी निकलेगा। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, सॉरी आप स्कूल में। अब देखो यहाँ पर कंबसन का डिफिनीशन दिया है, तो ठीक है, पहले मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद किताबी कीड़ा हम लोग बनेंगे। देखिए, कोई भी जब आग जलाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से इंसान भी, जानवर भी, प्लांट भी और साथ ही साथ आग भी नहीं जलेगा। तो मैं बता देता हूँ, वो उसका नाम है ऑक्सीजन। वो हमारे राजा कौन है, ऑक्सीजन राजा है हमारे, जो क्या करते हैं, आग को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर पूरे पृथ्वी से, यानी कि पूरे अर्थ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो कोई भी आग नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि कोई भी आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। यानी कि आप जब स्पेस में जाएंगे, यानी कि जब क्या बोलते हैं, स्पेस यानी समझ रहे हैं ना, आसमान, जब ऊपर जाएंगे स्पेस में तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का कोई भी गैस नहीं है। जब वहाँ पे जब आग जलाएंगे, भले ही कितना पेट्रोल डीजल आप उस पर डाल दें, आग नहीं जलेगी, ठीक है। कभी जाइएगा, अगर फ्यूचर में आप एस्ट्रोनॉट वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये कहीं स्पेस जाने का, घूमने का मौका मिलता है जो इलॉन मस्क पूरा कर सकता है, तो लेके जाइएगा, कोई भी चीज़ लेके जाइएगा जो जलनशील हो, यानी कि जो पृथ्वी पे काफ़ी आसानी से आग पकड़ लेगा। और जब वहाँ पे जाएंगे स्पेस में, जब उसको जलाएंगे तो जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं होगा। तो सिंपल सा हम इसमें क्या जाना कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी फायर नहीं जल सकता, यानी कोई भी आग नहीं जल सकता। अब इसका डिफिनीशन क्या बनेगा देख लेते हैं। लिखा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल यानी क्या, मतलब केमिकल वाली चीज़। अब ऑक्सीजन क्या है कि एक तरह का केमिकल ही तो है। कह रहा है केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। यानी कि एक केमिकल है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या कर रहा है, एक कंबक्शन जल रहा है, जिसकी में से क्या हीट निकल रहा है और लाइट भी निकल रही है। भाई अगर आप पृथ्वी पे हैं, एक कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से कैंडल क्या होगा, कैंडल में से लाइट भी निकलेगा और हीट भी निकलेगा। तो क्या हो रहा है, कंबंशन हो रहा है। किसका कंबंशन हो रहा है, कैंडल का। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंबंशन ऑफ कैंडल। लेकिन यही कैंडल अगर आप स्पेस में लेके जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी क्या होगा, आग नहीं जलेगा। तो यानी कि हमको कंबंशन कराने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्ज़ाम में 100% आता है, हर बार आता है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछें। तो पूछेगा आपसे कंबंशन कराने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ेगी और इसका डिफिनीशन आप लिख सकिए। तो गैस का तो पता चल गया, ऑक्सीजन। अब डिफिनीशन क्या है, सिंपल सा डिफिनीशन आपको बना के लिखना है पॉइंट में, कि ये केमिकल प्रोसेस जो क्या होगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या देगा, हीट और लाइट देगा, उसी को हम कंबंशन कहेंगे, ठीक है। कंबंशन यानी कि जलना, किसके प्रेजेंस में जलना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। अब देखो कह रहा है
कि जो भी चीज़ जलता है उसको हम कम्बस्टिबल कहते हैं। कम्बस्टिबल यानी कि जो जल रहा है, जो भी केमिकल होगा जल रहा होगा उसको हम कम्बस्टिबल कह रहे हैं। और उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। फ्यूल यानी कि तेल, ठीक है। जैसे आप केरोसिन को जलाएंगे या पेट्रोल को जलाएंगे या डीजल को जलाएंगे तो क्या एक तरह से फ्यूल ही तो हुआ। तो यही कह रहा है जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड यानी कि जो कपूर है, कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। लिक्विड यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब क्या है, लिक्विड है। और गैस में भी हो सकता है, जैसे कि सीएनजी। मैंने बताया ना कि ऑटो रिक्शा में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर सीएनजी का ऑटो रिक्शा होता है, उससे भी क्या होता है, हीट निकलता है, जिसकी वजह से ऑटो हमारा चलता रहता है। तो जो हमारा फ्यूल है वो क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो एग्जाम में अगर आता है तो लिख सकते हैं आराम से एक पॉइंट में कि जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि कपूर, ठीक है, कैम्फर, कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड भी हो सकता है जैसे डीजल, पेट्रोल, और गैस यानी कि सीएनजी हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिया है आपका एक्टिविटी, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक बंदा है, छोटा सा बाबू है, वो कह रहा है कि वी वर टोल्ड दैट, हमने बताया कि जो खाना है वो हमारे शरीर का एक तरह से फ्यूल है। मतलब ये जो बाबू है, मतलब कार्टून बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए एक तरह से क्या है, फ्यूल है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 दिन खाना नहीं खाइए तो आप पूरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे, आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, व्हीकल के साथ होता है, यानी कि गाड़ियों के साथ भी होता है। अगर उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालते हैं तो किसी काम का नहीं होता है। तो उसी तरह से आप भी जब आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो आप भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपके लिए फ्यूल क्या है, खाना है। तो वही बता रहा है। देखिए यहाँ पे 3 गिलास लिया गया है, यानी कि मतलब एक ही गिलास है, अलग अलग केस में दिया गया है। एक कैंडल है, ठीक है। कैंडल क्या किया है, जलाया जा रहा है। जलाने के बाद ऊपर से एक गिलास डाल दिया, पहला केस में बता रहा हूँ। जलाने के बाद ऊपर से एक गिलास डाल दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही गिलास डालेंगे वैसे ही मतलब कुछ टाइम बाद, यानी कि 10-20 सेकेंड बाद ये क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो भी ऑक्सीजन था ना, ये कैंडल सोख लिया है। यानी कि जब आप कैंडल को जलाएंगे तो उसमें से जो भी हीट निकलेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा अपनी तरफ। और ग्लास में जितना ऑक्सीजन होगा बस उतना ही क्या करेगा, वो ले पाएगा। जैसे ही इस ग्लास में ऑक्सीजन ख़त्म होगा वैसे ही ये कैंडल क्या होगा, बुझ जाएगा। तो वही आप कह रहा है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग, यानी कि जो हवा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ज़रूरी होता है किसके लिए, बर्निंग के लिए, यानी कि जलने के लिए। तो ऑक्सीजन इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। तो आपके घर में जो एलपीजी होती है ना, जिसमें आप आपकी मम्मी खाना बनाती हैं किचन में, तो वहाँ पे जब देखते होंगे जब मम्मी गैस जलाती होंगी ना तो तुरंत क्या होता है, पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि हमारे हर एक जगह पे, यानी कि पूरे पृथ्वी पे क्या है, भर भर के ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से आसानी से आग पकड़ लेता है। यही जब आप स्पेस में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे नहीं जलेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कम्बस्टर। यहाँ पर छोटा भीम है, मतलब वो छोटा लड़का है, कह रहा है कि हमने देखा है कि जो सूरज होता है उसमें से भी हीट और लाइट निकलती है, क्या वो भी एक कंबंसन हो रहा है। अब उसका रिप्लाई क्या होता है, मतलब जो भी रिप्लाई देती है, कह रहा है कि सन में जो सूरज होता है ना उसमें से भी हीट और लाइट निकलता है, सब लोग पता है। लेकिन क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, यानी कि 10th-12th में। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि क्या है, जो सूरज है वो भी एक तरह से सन है, जो उसमें से हीट और लाइट दोनों निकलता है। क्यों निकलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। अब बस आप लोग कितना जानेंगे क्या निकलता है, हीट और लाइट। क्यों निकलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैंडल तो मान लेते हैं कम्बसन रिएक्शन है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, तो क्या जो सूरज वो भी स्पेस में है तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर भी सूरज क्यों जल रहा है, ठीक है। क्यों जल रहा है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो रहा है, वहाँ पर धमाका हो रहा है, न्यूक्लियर धमाका हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें हीट और लाइट दोनों एक साथ निकलती हैं, ठीक है। जो पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 29 सेकेंड लगता है। फिर कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, कहीं आग लग जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान क्या होता है, उसमें जल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जलते हुए इंसान को, जब कोई इंसान जल रहा होता है तो उसके अंदर एक कंबल डाल देते हैं। कंबल यानी कि एक ब्लैंकेट डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसे दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो ये क्यों करते हैं, पूछ रहा है ये, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कंबल डालते हैं उनके ऊपर, क्या वो मतलब बचाने के लिए कि किस लिए उसको कंबल ऊपर डालते हैं। देखो, उसको इसलिए कंबल उड़ाते हैं क्योंकि जब एक मोटा ब्लैंकेट उड़ाएंगे उसको ना, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो जा नहीं पाएगा अंदर, यानी कि शरीर के अंदर नहीं, जिसको बॉडी के ऊपर जो ऑक्सीजन होगा वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आग आसानी से बुझ जाएगा और इंसान बच जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं, मोटा कंबल, जिसकी वजह से उसके ऑक्सीजन के अंदर, मतलब शरीर के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाए और आग जल्दी से बुझ जाए। फिर एक यहाँ पर दिया है आपके लिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। कह रहा आप लोगों ने देखा होगा कि या न्यूज़ सुना होगा कहीं चैनल वगैरह में कि किस तरीके से पूरा जंगल क्या होता है, जल जाता है ऑटोमेटिक। आप लोग सोचते होंगे कि ये जंगल कैसे जना है,
तो आज आपको पता चलेगा कि कैसे जंगल क्या होता है, जल जाता है ऑटोमेटिकली तरीके से। ये जादू होता है। अब जादू कैसे होता है, दिन सुनिएगा। कह रहा है जब जंगल बहुत ही ज़्यादा सूख जाता है, यानी कि जब पानी नहीं बरसता, बारिश नहीं होती है, तो वहाँ के जो घास होते हैं ना वो ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, यानी कि हरे से सूख जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, यानी कि एक्सट्रीम हीट होता है समर में, यानी गर्मी के मौसम में, सूरज की रोशनी बहुत ही तेज़ी से पड़ रही होती नहीं होता है, जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ रही होती है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो वहाँ के जो घास होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन तो रहता ही है भर भर की मात्रा में जंगलों में, तो जैसे ही थोड़ा हीट बढ़ता है ना, वैसे ही जो वहाँ के घास होते हैं आग पकड़ लेते हैं। लिखा ना, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास, यानी सूखे हुए घास क्या पकड़ लेते हैं, कैचेस फायर, और इससे ही क्या होता है, पूरा जंगल ही धीरे धीरे आग में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा जंगल ही ख़त्म हो जाता है, जिसमें कई सारे जानवर भी मारे जाते हैं बेचारे। तो ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमिना है जो नेचुरल तरीके से होता है, उसमें हम इंसानों का कोई भी हाथ नहीं रहता है। लेकिन हाथ रहता है, किसमें हाथ रहता है, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को डैमेज कर रहे हैं कई सारे पेड़ काट के। तो हमको जंगल नहीं काटना चाहिए बल्कि जंगल लगाने चाहिए। देखो यहाँ पर एक वर्ड प्ले है। वर्ड प्ले यानी कि एक वर्ड है जो हमेशा आपसे पूछता है एग्जाम में, यानी कि 1 या 2 नंबर में हमेशा आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल सा, बस आप लोग ध्यान से सुनना। कहता है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट यानी कि सबसे कम टेम्परेचर, यानी कि जितना कम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, इग्निशन टेम्परेचर। अब और अच्छे से समझते हैं। देखिए आपने क्या लिया, एक कागज़ लिया, ठीक है, कागज़ लेने के बाद आपने क्या किया, उसको जलाया, तो जिस टेम्परेचर पे वो कागज़ जलना स्टार्ट हुआ उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि जैसे ही आपने कागज़ को जलाना स्टार्ट किया और जिस टाइम पे, यानी कि जिस सेकेंड पे, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, वो कागज़ जलना स्टार्ट हुआ, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कागज़ है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा लाइटर है। जैसे इस लाइटर को हमने पेपर को जलाना स्टार्ट किया और जैसे ही यहाँ पर आग पकड़ा, उसी टेम्परेचर को हम नापेंगे थर्मामीटर से, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे कि ये इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पन्ना जल रहा है। अब पन्ने की बात छोड़िए, अब हम बात करेंगे लकड़ी की, ठीक है। लकड़ी भाई जलने में टाइम होता है, तो जैसे ही आप जलाएंगे उसको तो जलने में टाइम लगता है, सबको पता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे वो जलेगा, चाहे वो 50 डिग्री हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, चाहे वो 200 डिग्री हो, तो जिस डिग्री पे वो जलना स्टार्ट हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का वो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, समझ गए। तो इंग्लिश का बनता है डिफिनीशन, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस यानी कि तत्व, कोई भी तत्व हो गया, चाहे लकड़ी हो गया, चाहे पन्ना हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, उसको बोलेंगे हम सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे आग पकड़ ले उसी को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे एक और दिया है, आपको जाना चाहिए, डिड्यूनो करके दिया है, या जो भी दिया एक्स्ट्रा में दिया है, आपको जाना चाहिए। कह रहा आप लोगों ने माचिस तो देखा ही होगा, माचिस जो तिल्ली नहीं होती, माचिस तिल्ली होती है, उसने आपने देखा होगा। तो कह रहा है कि आपको पता है वो कैसे जलता है, यानी कि जो माचिस की तिल्ली होती है, जब हम माचिस पर रगड़ते हैं तो कैसे जलता है, यानी क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो जल जाता है। क्या हम भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, थोड़ा सा डेंजरस होता है। क्यों? देखो, जो माचिस की डिबिया होती है ना, उसके ऊपर यानी कि इस साइड पे और इस साइड पे क्या होता है, लाल कलर का सब्सटेंस होता है, नहीं होता है, ऊपर भी लाल होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली को ऐसे रगड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जलता है। और इस साइड भी होता है, यानी कि दोनों साइड लाल लाल कलर का होता है। जो लाल लाल होता है ना, उसे कहते हैं हम रेड फास्फोरस। क्या बोलते हैं? रेड फास्फोरस। अब सुनो, ये हो गया, हमने इतना जाना। अब चलते हैं 200 साल पीछे। कहाँ चलते हैं? आज से लगभग 200 साल पीछे चलते हैं। कह रहा है जब, अभी तो इस समय की बात हो गया, कह रहा है जब 200 साल पीछे ये माचिस का आविष्कार हुआ था, तो उस समय में लाल फास्फोरस नहीं बल्कि वाइट फास्फोरस का यूज़ हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मतलब बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता था, यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर पे ही क्या पकड़ लेता था, आग पकड़ ले। लिखा ना, वाइट फास्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जैसे ही वो थोड़ा सा फ्रिक्शन पाता था, यानी कि जैसे ही वो क्या पाता था, थोड़ा सा खरगोश पड़ता था, वैसे ही वो आग को पकड़ लेता था। तो बाद में 200 सालों के बाद देखा गया कि इसके वजह से कई सारे फैक्ट्री में आग लग जा रहा है, कई सारे वर्कर को जान चली जा रही है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया लाल फास्फोरस में। यानी कि जब माचिस की डिब्बी बनती है तो उसमें से 100% क्या होता है, फास्फोरस होता है, जिसमें से 70% क्या होता है, हमारा लाल फास्फोरस होता है, और 20% हमारा वाइट फास्फोरस होता है। यानी कि वाइट फास्फोरस की संख्या कम होती है। जब हम माचिस को रगड़ते हैं, जो लाल फास्फोरस होता है ना, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाइट फास्फोरस में, जिस वजह से काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ती है।
जब जो माचिस जलाएंगे देखेंगे जैसे ही आग पकड़ेगी काफ़ी बूम से एक धमाका होता है उस माचिस के फ्रंट वाले पार्ट में, यानी कि ये माचिस है ना, यहाँ पर एक धमाका हुआ, मतलब बहुत बड़ा धमाका नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वाइट फास्फोरस कम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जलता है, फिर जलते जलते धीरे धीरे जलते जलते यहाँ पर आ जा रहता है। तो वही कह रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि माचिस कैसे जलता है तब बता सकते हैं कि जो माचिस की डिबिया होती है उसके ऊपर 2 फास्फोरस रहते हैं, यानी कि एक लाल फास्फोरस रहता है जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसके बाद होता है वाइट फास्फोरस। जब हम इस पर तिल्ली को रगड़ते हैं तो ये तिल्ली क्या करता है, फास्फोरस को लाल फास्फोरस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाइट फास्फोरस में, और तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके से माचिस की डिबिया काम करती है। अब देखो एक चीज़ और बता जा रहा है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो, आग पकड़ ले। अब देखो हर सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर होगा, सब्सटेंस यानी कितना होता है, बोला है ना भाई, तत्व का ही तो हम आग पकड़ा रहे हैं। तो कह रहा लकड़ी का, ठीक है, अलग सब्सटेंस या कि अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है भाई, वो लकड़ी है उसको ज़्यादा टाइम तक हीट करना पड़ेगा तब वो आग पकड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया लकड़ी का। केरोसिन यानी कि जो डीजल पेट्रोल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, दूसरा होगा, यानी कि कम होगा। लकड़ी से तो कम ही होगा ना, क्योंकि लकड़ी को जलने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन डीजल पेट्रोल को जैसे ही उसमें आग जलाएंगे तुरंत ही क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो वही कह रहा कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे ये पेन हो गया, चाहे मेरा शरीर हो गया, चाहे ये पन्ना हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, चाहे लकड़ी हो गया, चाहे डीजल, चाहे पेट्रोल, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ हो गया, हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं लकड़ी और डीजल पेट्रोल का, ठीक है। लकड़ी को जलाने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं या 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन डीजल पेट्रोल जलाने के लिए मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसका, इग्निशन टेम्परेचर का, ठीक है। अब इसी को देखते हुए, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर को देखते हुए एक और डिफिनीशन बनता है जिसका नाम है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखो ये कहता क्या है, देखो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाऊंगा। कह रहा है द सब्सटेंस यानी कि तत्व, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस होगा, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल, चाहे लकड़ी हो, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ऐसा तत्व, ऐसा सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन हो, यानी कि ऐसा मतलब है जिसका टेम्परेचर क्या हो, जैसे इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, यानी कि डीजल पेट्रोल, जैसे ही आग लगाएंगे वैसे ही वो आग पकड़ लेगा, यानी कि लो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि कम से कम तापमान पे भी वो क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा, यानी कि 10 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो, क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो वही कह रहा है लोवेस्ट टेम्परेचर एंड कैन इजली कैच फायर, जैसे ही उसमें आग लगाते हैं अगर आग पकड़ लेता है तो उसे हम कहते हैं क्या, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर हो और जैसे ही आग लगाएं वैसे आग पकड़ ले तो उसे बोलेंगे हम इनफ्लेमेबल। जैसे कि अब क्या क्या उससे होगा जो जल्दी से आग पकड़ेगा, जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम क्या होगा, पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब चीज़ें होंगी जिसमें से जल्दी यानी कि 2 सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर ही क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो उसको हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा तत्व है जो क्या हो, सेकेंड के अंदर ही आग पकड़ ले। तो उसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजली कैच फायर, जो आसानी से क्या हो, फायर यानी कि आग को कैच कर ले, किसके साथ, फ्लेम के साथ। फ्लेम यानी जैसे ही उस आग को पास ले जाएंगे। फ्लेम में कोई भी आ सकता है, कैंडल भी आ सकता है, ज्योति भी आ सकती है, माचिस की जो डिबिया होती है, जो तिल्ली होती है, जलाने के बाद उसे अगर हम तेल में फेंक दें, पेट्रोल डीजल में, तभी आग पकड़ लेगा। तो वही कह रहा है जैसे ही उस सब्सटेंस को हम आग के पास ले जाएंगे वैसे क्या करेगा, आग को पकड़ लेगा। जैसे एग्जांपल में दिया पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, कई सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक आता है हमारा, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कहीं आग लग जाता है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई घर है आपके आसपास, ठीक है, पड़ोसी में कोई घर है, वहाँ की जो है अचानक से आग लग जाता है, तो उस घर को कैसे बचाएंगे, वही इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में पढ़ना है। देखो इस पैराग्राफ से समझाने के पहले यहाँ पर एक गुड़िया है, गुड़िया यानी कि एक बच्ची है जो कह रही है आपसे कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग क्या जाने, टेलीफोन नंबर जाने कि इसका फायर सर्विस का, यानी कि जो फायर वाले नहीं आते हैं, यहाँ पर फायर सर्विस दिया है, इनका नंबर आपके पास होना चाहिए, चाहे डायरी में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे आपकी किताबों में हो, भाई कहीं भी आग लग सकता है तो इनका नंबर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जो बच्ची है कह रही है कि कहीं भी आप रहिए, किसी भी सिचुएशन में रहिए, आप लोग के पास क्या होना चाहिए, एम्बुलेंस का, फायर नंबर का और पुलिस का, ये तीनों का नंबर आपके पास होना ही चाहिए, मुझबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हॉस्पिटल का यानी कि इमरजेंसी सेवा का नंबर क्या है, फायर नंबर क्या है और पुलिस का नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं इस टॉपिक पे। कह रहा है क्या आपने कभी भी फायर ब्रिगेड स्टेशन को देखा है, यानी कि आपके एरिया में क्या ये फायर ब्रिगेड स्टेशन है।
अगर है तो कैसा होता है, ठीक है। इनके आने के बाद इनका काम क्या होता है सबको पता है। आते हैं, इसमें से पाइप निकालते हैं और जो जिस घर में आग लगी रहती है उसमें से पानी फेंकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो घर में आग लगी है, यहाँ से क्या है, आग पानी फेंक रहे हैं। पानी क्यों फेंकते हैं आपको आइडिया होगा। आप सिंपल से कहेंगे कि भाई आग बुझाने के लिए, लेकिन इसमें भी एक प्रोसेस होता है भाई। सबका थोड़ी ना कि स्पेस में आग फेंकेंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, देखो मान लो इस घर में आग लगी है, जब आप पानी फेंक रहे होते हैं तो इसमें जो भी ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन को जब ऊपर पानी फेंकेंगे तो ऑक्सीजन नीचे चला जाता है, यानी कि दबा के उसको नीचे लेके चला जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट में ऑक्सीजन नहीं रहता है और आग बुझना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया ना कि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो आग जलेगा ही नहीं। इसी वजह से ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी वजह से जो आग में ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाए और आग आसानी से क्या हो, बुझ जाए। इसीलिए पानी फेंका जाता है। और यही काम होता है किसका, फायर ब्रिगेड मैन का। वो तो हो गया हमारा फायर ब्रिगेड स्टेशन। अब होता है छोटा छोटा, मान आग लग गया, कहीं किचन में आग लग गया, कहीं किसी रूम में आग लग गया, कहीं सोफे पे आग लग गया, तो उसको बुझाने के लिए इस तरह का एक डब्बा आता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसका नाम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या रहता है इसमें रहता है CO2, ठीक है। क्या रहता है, CO2 रहता है। क्यों, हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन की वजह से आग काफ़ी तेज़ी से पकड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ही आग जलता है। ठीक इसका अपोजिट होता है CO2 की वजह से आग बुझ जाती है। इसीलिए हर घर में, हर ऑफिस में, हर हॉस्पिटल में, हर पुलिस स्टेशन में या हर किसी ट्रेन में ये डब्बा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। 2-4 किलो का या 10 किलो का होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, CO2 भरा होता है। तो जैसे कहीं आग लगती है, इसको निकालेंगे और धड़ाक से क्या करेंगे, उसको बुझाएंगे आग को, ताकि आसानी से बढ़ सके। लेकिन ये बड़े आग को नहीं बुझा सकता। किसी रूम में लगा है, किसी सोफे पे लगा, किसी पर्दे में लगा है, किसी गेट में लगा है, या किचन में लगा है, या किसी ऑफिस में या किसी हॉस्पिटल में लगा है छोटा मोटा आग, तो छोटे मोटे आग को बुझाने के लिए काम आता है, ठीक है। इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या भरा होता है, CO2। तो एग्जाम में आपसे 1 वर्ड में या 2 वर्ड में पूछ सकता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो CO2 भरा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्बस्टन, यानी किस किस तरह से हमारा आग जल सकता है, ठीक है। अब देखो इसके जो टाइप्स होते हैं वो तो होते हैं कई सारे, लेकिन इनके आपके सिलेबस में बस 2 ही बताया गया है। कौन कौन है, पहला आता है हमारा रैपिड कम्बस्टन, यानी कि जो बहुत ही तेज़ी से जलता हो। रैपिड मतलब नाम में इसके सब कुछ छुपा है, रैपिड यानी कि बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, जल रहा हो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वाभाविक, जो मतलब आसानी रूप से क्या हो, जल रहा है, यानी कि स्वाभाविक रूप से, यानी कि नेचुरल तरीके से जले। इसका डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। करा द गैस बर्न रैपिडली, यानी कि ऐसा गैस जो बहुत ही तेज़ी से क्या हो, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। उस कम्बसन को हम क्या बोलेंगे, रैपिड कम्बसन। तो एग्जाम में अगर आता है आपको लिखने के लिए तो क्या देगा, बोलेगा डिफाइन रैपिड और कम्बसन, स्पॉन्टेनियस दोनों देगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में देगा, और दोनों पूछेगा। रैपिड तो आप लोग क्या जाने हैं, तेज, यानी कि जो ऐसा मतलब जले कि बहुत ही तेज़ी से जले, ठीक है। क्या लिखेंगे, द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यानी कि ऐसा गैस जो बहुत ही रैपिडली यानी बहुत ही तेज़ी से जले और क्या निकले, उसमें से हीट और लाइट निकले, उसी को हम क्या बोलेंगे, रैपिड कम्बस्टन बोलेंगे। बस उसमें क्या लगा देंगे आप, तेज लगा देंगे, यानी कि रैपिड लगा देंगे, रैपिडली लगा देंगे, यानी कि तेज़ी से जल रहा है। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस में, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं उसके पहले से देख लेते हैं। रैपिड का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, कह रहा देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस। अभी हमने देखा कि ये फॉस्फोरस कहाँ यूज़ होता है, मैच स्टिक में, यानी कि माचिस की तिल्ली में, जो माचिस का डब्बा होता है उसके ऊपर लगा होता है लाल और वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट वाला हमको नहीं दिखता, वाकई वाइट वाला नीचे होता है लाल के, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो फॉस्फोरस होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, बर्न होता है। तो क्या है, रैपिड कम्बसन, यानी बहुत ही तेज़ी से, जैसे ही उसको रूम में खोलेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन हो पाएगा क्या होगा, जल जाएगा। तो एग्जाम्पल है किसका, रैपिड कम्बसन का। अब आते हैं हम अपना स्पॉन्टेनियस पे। तो देखो इसको हम क्या जानेंगे, नेचुरल, यानी कि अपने आप जल जाना। जैसे मैंने बताया था ना अभी, वो वाला क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर वाला, किस तरीके से जो जंगल में आग लगता है, वहाँ की जो घास होती है वो सूख जाती है, और जैसे ही जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज की रोशनी आ रही होती है, वो घास क्या होता है, आग पकड़ लेता है ऑटोमेटिक। तो उसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो क्या लिखेंगे आप अंग्रेजी में, द टाइप ऑफ कम्बशन, यानी कि ये उस तरह का कम्बशन है जो क्या हो, सडनली, यानी कि अचानक से क्या हो, आग पकड़ ले, बिना किसी एप्लीकेशन के, मतलब आप उसे जला नहीं रहे होंगे, ये अपने ऑटोमेटिक तरीके से, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या होगा, आग पकड़ लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बुझा सकते हैं उसको, यानी कि बंद कर सकते हैं। जो स्पॉन्टेनियस है वो नेचुरल तरीके से क्या होता है, आग पकड़ता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा दो तरह के कम्बशन हो गए। एक रैपिड जो बहुत ही तेज़ी से पकड़ता है, जो इंसान के द्वारा होता है, ठीक है, हम इसे पकड़वा सकते हैं। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है वो नेचुरल तरीके से होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, यानी कि जो जंगल में आग लगता है वो वाला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर एक और दिया है हमारा टाइप ऑफ कम्बशन, जिसको दिया है एक्सप्लोजन, यानी कि धमाका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर होता है, ठीक है। आप लोग डेली करते हैं, यानी कि हर साल ये धमाका करते हैं। सोचिए कहाँ करते होंगे, मैं बताता हूँ। दिवाली में बहुत सारे लड़के पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे जानते हैं ना, क्रैकर, फायर क्रैकर, उसी को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो वही कह रहा है, जब आप क्रैकर को, यानी कि जब पटाखे को आप जलाते हैं और वो अचानक से क्या होता है, बम से बोलता है ऐसे, तो उसमें से क्या क्या निकलता है, लाइट, ठीक है, हीट और साउंड, तीनों निकलता है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन, यानी कि वो धमाका होता है। वो भी एक तरह का क्या है, कम्बशन है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। यही आप पटाखा स्पेस में लेके जाते हैं, वहाँ पर जलाते हैं तो जलेगा ही नहीं, जलेगा बुझ जाएगा, जलेगा बुझ जाएगा, मतलब एक्सप्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि धमाका होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, यानी कि जलाते हैं, तो सडन रिएक्शन होता है, जो कि एवोल्यूशन ऑफ किसका होता है, क्या एवोल्यूशन, यानी कि निकलना, क्या क्या निकलता है, हीट, लाइट और साउंड निकलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, यानी कि धमाका, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक, चौथा टॉपिक आता है फ्लेम, यानी कि ज्योति। ज्योति क्या होता है, मैंने बताया दिया, या कि दिवाली में जो आप लोग दिया नहीं जलाते हैं, लैंप वगैरह होता है, कैंडल वगैरह हो गए, ये जो ले दिखना लाल कलर का, इसी को कहते हैं फ्लेम। क्या कहते हैं, फ्लेम। ये पूरा फ्लेम नहीं है, बस ये लाल वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ऊपर दिया है ये वाला, ये पूरा क्या है, फ्लेम है, ठीक है। और ये गैस भी दिया, देखिए ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये भी क्या है, एक तरह का फ्लेम है। तो कहते हैं ज्योति, फ्लेम यानी कि ज्योति। कह रहा है यहाँ पे, अगर आपसे ज्योति का यानी कि फ्लेम का अगर आपसे पूछा जाए कलर, कि क्या कलर होगा, तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपके किचन में गैस है, यानी कि जो आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, जो किचन का गैस है, उस गैस में से किस कलर का कम्बशन निकलता है, यानी किस कलर का जो फ्लेम होता है उसका कलर बताइए। यानी कि जो गैस जो हम जलाते हैं ना, अभी ऊपर दिखाता है यहाँ पे, वो किस कलर का होता है, यहाँ से ही दिख रहा है, क्या किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब आपसे पूछ लेगा कि कैंडल का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, तो क्या होता है, रेड, ऑरेंज, येलो कलर का होता है, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो कलर का। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में अगर पूछता है कलर का फॉर्म, यानी किस किस कलर का होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लेम। अब आते हैं पांचवा टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी कि जो हमारा फ्लेम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है। यानी कि जो हमारा फ्लेम है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्चर में, ये वाला, ये पूरा, इसका एक मतलब इसका शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, इसको कहते हैं क्या, हम फ्लेम कहते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, देखो होता है कैंडल। कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, कैंडल काफ़ी आसानी एग्जांपल है समझने के लिए। तो मान लेते हैं एक कैंडल है, ठीक है, क्या है, कैंडल है, उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद हम देखेंगे आधे घंटे के बाद या 20 मिनट बाद वो कैंडल जल के ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, देखो इसमें एक धागा रहता है, कॉटन का धागा होता है, इस तरीके से नहीं होता, दिख रहा होगा ना आपको फिगर में, ये ब्लैक कलर का धागा दिख रहा है, ये जलता रहेगा और यहाँ पे जो वैक्स है वो क्या होंगे, पिघलते रहेंगे, यानी कि मेल्ट होता रहेगा। 20 में 25 मिनट के बाद ये क्या होगा, धागा भी जल जाएगा और ये जो वैक्स होंगे वो भी क्या होंगे, पिघल जाएंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो धागा होगा जल के ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें से क्या क्या निकला, उसमें से हमने देखा कि काफ़ी मात्रा में क्या हुआ, हीट और लाइट निकल रहा था। जब तक क्या था, उसमें से कॉटन सूती कपड़ा था और वैक्स था, ठीक है, तब तक के लिए वो जल रहा था। जैसे ही ये दोनों ख़त्म हुआ, आग ख़त्म हो गया, यानी कि आग बुझ के ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि द सब्सटेंस, यानी कि जो कैंडल मान लेते हैं, वो सब्सटेंस क्या है, कैंडल है, जो वेपराइज होके क्या जलेगा, फ्लेम देगा। फ्लेम यानी कि ज्योति देगा। भाई आप जब कैंडल को जलाएंगे तो क्या करेगा, उसमें से फ्लेम निकलेगा ना, इस तरह से। तो वही चीज़ कह रहा है, एक जब आप सब्सटेंस यानी कि जब कैंडल को जलाएंगे तो क्या होगा, फ्लेम देगा। जैसे कि एग्जांपल ले लें केरोसिन ऑयल का, मोल्टेन वैक्स का, ठीक है, वीक वेपराइज होकर क्या देते हैं, वो फ्लेम देते हैं, यानी कि उनका फ्लेम का यानी कि ज्योति का फॉर्म होता है। चाहे कैंडल हो गया, चाहे दिया हो गया, चाहे लैंप हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जब अगर जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जो कोयला होता है ना, कोयला जो कोल होता है, क्या उसमें से भी फ्लेम निकलता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि वो कोयला जो होता है ना, बस हीट प्रोवाइड करता है, उसमें से क्या बोलते हैं, फ्लेम नहीं निकलता। फ्लेम किस में से निकलता है, कैंडल में से, लैंप में से और गैस वगैरह में से, ठीक है, जो किचन में गैस होते हैं उसमें से फ्लेम निकलता है। फ्लेम यानी कि ज्योति, ये ऊपर वाला पोर्ट पूरा क्या होता है, फ्लेम होता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो जो अभी जो उसका स्ट्रक्चर था कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपके बुक में भी दिया होगा। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है, क्या उल्टा होता है, अभी सुनिएगा बात ध्यान से, बस सुनते जाइए।
जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी कि जो ब्लू कलर का होता है ना, लिखा है ना ब्लू, आउटर जोन जो होता है बाहर सबसे बाहरी वाला एरिया, वो होता है नीले कलर का यानी कि ब्लू कलर का, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा येलो वाला पार्ट, जो ये वाला बीच वाला पार्ट होता है। मैडम बीच वाला नहीं है, जो बस ब्लू के जस्ट आगे वाला पार्ट होता है, मॉडरेट होता है यानी कि बीच वाला थोड़ा गर्म होता है। उसके बाद आते हैं जो हमारा ब्लैक पार्ट होता है, जो हमारा सूती का कपड़ा होता है, जो अंदर गया रहता है, जो जल रहा होता है, उसके बाद जो हीट होता है ना, वो सबसे कम हीट होता है। यानी कि वहाँ पर अगर आप उंगली लगाते हैं वहाँ पर, तो आपका हाथ जलने का संख्या बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का पर ज़्यादा हीट नहीं होगा, वहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, और ये है हमारा कैंडल वैक्स। ठीक है, हमने क्या जाना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो सबसे गर्म होता है, उसके बाद सबसे कम होता है, फिर उससे कम होता है। यानी कि जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो इस कैंडल का जो हमारा ये अंदर वाला जो सूती कपड़ा है, ठीक है, उसके पास जो हीट निकलती है वो सबसे कम गर्म होती है। उसके बाद जो होती है येलो वाला, सबसे थोड़ा मॉडरेट वाला होती है। फिर जो आता है हमारा ब्लू वाला बहुत ही डेंजरस होता है, यानी कि वो जला सकता है किसी भी को। तो वही कह रहे हैं, उल्टा ये होता है कि आप लोग सोचते होंगे कि जो अंदर होता है यानी कि जो इसके पास जो हीट होती है वो सबसे गर्म होती है। नहीं, जो सबसे बाहर वाली हीट होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, जो किस कलर की होती है, ब्लू कलर की। इसी जो गैस होता होगा किचन में, जब जलाते होंगे गैस को तो देखते होंगे कि क्या निकलता है, सिर्फ ब्लू कलर का ही फ्लेम निकलता है, यानी कि ज्योति निकलती है, जो बहुत ज़्यादा हीट करती है बर्तनों को, और काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी से खाना बन जाता है किस पे, गैस पे। ठीक है, तो जो इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि हॉटेस्ट पार्ट क्या है, ब्लू वाला यानी कि आउटर जोन है। ठीक है, मॉडरेट पार्ट क्या है, मॉडरेट हॉट क्या है, येलो वाला है जो क्या होता है, बीच में रहता है यानी कि मिडिल में रहता है। फिर आता है लेस हॉट, क्या है, सबसे इनर वाला है, सबसे अंदर वाला है, जो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप स्ट्रक्चर आसानी से बना के कलर करके मैम को दिखा सकते हैं और आप पूरा नंबर ला सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, जो गोल्ड स्मिथ होता है यानी कि जो सोना वगैरह को डिजाइन करता है, बनाता है, वो यही काम करता है। यानी कि जो ऊपर वाला फ्लेम होता है ना गैस का, उसी का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, कट पीट करते हैं किसका, गोल्ड का। तो ये लिखा है गोल्ड स्मिथ, यानी कि जो सुनार होते हैं, जो सोना को बनाते हैं, ढांचा वगैरह सेट करते हैं, वो आउटर वाले लेयर को यानी कि ब्लू वाला लेयर का काम करके उस फ्लेम को, उस गोल्ड को क्या करते हैं, एक शेप देते हैं, एक ढांचा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, व्हाट इज़ फ्यूल, यानी कि तेल क्या है। तेल क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लकड़ी है, सब तेल ही तो तेल है, हर तरह का फ्यूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा डिफिनीशन दिया है, करा जिससे हीट निकलता हो, यानी जिससे हीट एनर्जी क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक फ्यूल बोलेंगे। जैसे कि वो लकड़ी गांव में यूज होता है, इससे भी क्या निकलता है, का फ्यूल है, इससे भी हीट निकलता है। ठंडी भाई जब ठंड आती है दिसंबर जनवरी में, तो गांव के जो लोग होते हैं लकड़ी जलाते हैं ताकि उनको राहत मिल सके ठंडी से। तो लकड़ी भी क्या एक तरह का फ्यूल है। चारकोल भी एक तरह का फ्यूल है। पेट्रोल आप लोगों ने देखा ही होगा। केरोसिन आप लोगों ने, मट्टी का तेल गाँव में यूज़ होता है दिया जलाने के लिए। ये सब क्या फ्यूल है, यानी कि एक तरह का तेल है। तीनों को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल्स बोलेंगे। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल, यानी कि इन तत्वों को, यानी कि लकड़ी को, चारकोल को, पेट्रोल, केरोसिन को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक अच्छा फ्यूल क्या होगा, यानी कि आप पूछता है कोई, जैसे मान लेता आपके दोस्त है, आपसे पूछा कि भाई तुम बताओ एक गुड फ्यूल किसे हम कहेंगे, यानी कि एक गुड फ्यूल हम किसे कहेंगे, एक अच्छा फ्यूल हम किसे कहेंगे। आपने रिप्लाई देंगे भाई मुझे नहीं पता। अब मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, फिर जब आपसे कोई पूछता है तो उसको जाके बता दीजिएगा। ठीक है, देखो इसके नाम में ये रहता है अच्छा, यानी कि गुड है। अब गुड मतलब कैसे होगा, कोई भी फ्यूल गुड कैसे होगा, क्या लकड़ी गुड है, अगर ये गुड है तो ये तो जलने के बाद क्या छोड़ता है, राख भी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है इससे, और फ्लेम भी नहीं अच्छे से जलता है, बस हीट देता है। तो क्या अच्छा फ्यूल है, नहीं। चारकोल अच्छा फ्यूल है, नहीं। पेट्रोल से CO2 निकलता है, क्या अच्छा फ्यूल है, नहीं। सबसे बेहतरीन जो फ्यूल होता है वो होता है हाइड्रोजन का, कि जो कि अभी आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में यानी कि 10-20-25 साल बाद लोग क्या होंगे, हाइड्रोजन से बनी हुई गाड़ियों से ही चलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी तरह का जो है खतरनाक चीज़ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक गुड फ्यूल हम उसी को कहेंगे जो आसानी से अवेलेबल हो। और हाइड्रोजन क्या है, पूरी मात्रा में, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 70% 80% हाइड्रोजन ही है, यानी कि हर जगह पे हाइड्रोजन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो काफ़ी आसानी से अवेलेबल होगा। हाइड्रोजन जो कि इतना ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है, तो उसकी वजह से वो सस्ता भी होगा। फिर कह रहा है कि ये काफ़ी आसानी से जल जाए। ठीक है, अब भाई हाइड्रोजन है, काफ़ी आसानी से जल भी जलता है, जो हाइड्रोजन होता है काफ़ी आसानी से जल जाता है। ठीक है, और क्या हो, जब वो जले तो उसके बाद जो है कोई भी तरह का सब्सटेंस ना छोड़े, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़े, CO2 ना छोड़े, यानी कि और कार्बन मोनोऑक्साइड ना छोड़े, यानी कि नेचर को हार्म ना करे। तो जो हाइड्रोजन होता है वो इस सारे चीज़ों को क्या करता है, अच्छी तरह से फॉलो करता है, ना ही उसमें से ज़्यादा
बेकार की चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, सस्ता भी होता है, आसानी से मिल भी जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, और कुछ अच्छी मात्रा में हीट भी निकलेगा। तो ये हमारा अच्छा फ्यूल होगा। तो वही अच्छा फ्यूल वो होता है जो ये सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्यूल। अब वाला टॉपिक आता है हमारा फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि कौन सा फ्यूल है जो ज़्यादा हीट को या ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। भाई अब इस समय में जो मौजूद है हमारा कोल, पेट्रोलियम, डीजल, लकड़ी वगैरह वगैरह, इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो सबसे अच्छा मात्रा में क्या करता है, हीट को या लाइट को प्रोड्यूस कर पाता है। देखते हैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं हम आपको देते हैं कि एक पानी है, एक बर्तन में पानी है, बर्तन आप जानते हैं ना, बर्तन, उसमें हम पानी दे रहे हैं आप गरमाने के लिए, तो किस लकड़ी पे आप गरमाएंगे? क्या आप डंग, काऊ डंग, यानी कि जो गोबर का जो चिपरी होता है, गाँव में लोग चिपरी कहते हैं, ठीक है, क्या आप उससे गरमाएंगे, या कोयला से गरमाएंगे, या एलपीजी से गरमाएंगे? इन तीनों में से गरमाना हो तो किस में गरमाएंगे? मेरे हिसाब से आप लोग एलपीजी के ही पास जाएंगे, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो आपके घर में होता है, जो किचन में होता है गैस, ठीक है, उसी पे जाएंगे ना, कोयले से लाएंगे, क्योंकि कोयला से क्या होगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, जिसकी वजह से नेचर को हार्म होगा। काऊ डंग, इससे तो और ज़्यादा धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगा, जो क्या करेगा, नेचर को और ज़्यादा हार्म पहुँचाएगा। लेकिन जो एलपीजी है वो बहुत ही लेस मात्रा में, यानी कि हद से ज़्यादा कम मात्रा में क्या करेगा, नेचर को हार्म पहुँचाएगा। जिसकी वजह से आप लोग क्या करेंगे, एलपीजी फ्यूल का यूज़ करके उस पानी को बॉयल करेंगे। अब कह रहा कि क्यों आप लोग एलपीजी को चुनेंगे? एलपीजी को हम इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये जल्दी क्या कर रहा है, गर्म कर दे रहा है, और ना ही कोई पॉल्यूशन फैला रहा है जैसे कि काउडंग या कोल कर रहे हैं सब। तो एलपीजी को हम इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये जल्दी काम कर रहा है और काफ़ी आसानी से हो भी जा रहा है, और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है किसको, नेचर को। इसलिए हम एलपीजी को चुनेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, एलपीजी होगा। अब एक शब्द होता है कैलोरीफिक वैल्यू, ये एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है, हमेशा आता है। तो सिंपल सा डिफिनीशन इसका पहले देख लेते हैं। कह रहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब कि एक कुछ मात्रा में जो एनर्जी है, यानी कि जो हीट है निकल रही है किससे, कुछ तेल से। तो ये कह रहा था अमाउंट ऑफ हीट, यानी गर्माहट, एनर्जी निकल रही है, यानी कि प्रोड्यूस हो रही है ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो सिंपल सा ध्यान से सुनना बस। अभी हमने देखा एग्जाम्पल किसका, एलपीजी का। हम एलपीजी ले रहे हैं पानी गरमाने के लिए, फिर से एलपीजी लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, यानी कि 1 किलो गैस लेते हैं हम, जिससे गैस भरवाने जाते हैं ना, जो हमारा सिलेंडर रहता है गैस का, वो लगभग 14 या 15 किलो का रहता है, ठीक है। तो 14 किलो या 15 किलो का जो गैस है उसको हटा के हम क्या कर रहे हैं, बस 1 किलो गैस का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 1 किलो ऑफ फ्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं। अब उस 1 किलो गैस में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जितना एनर्जी निकलेगा, क्या एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी कि जितना हीट निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। कैलोरीफिक यानी कि कैलो यानी कि 1 किलो, कैलो यानी कि देखो इसके वर्ड में सब कुछ छुपा होता है, बस हमको ध्यान से सुनना होता है, पढ़ना होता है। देखो एग्जाम में अगर आ गया कि डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, कैलो यानी कि 1 किलो, तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन, यानी जब पूरी तरह से 1 किलो गैस जल जा रहा है, यानी कि 1 किलो गैस के बर्बाद होने के बाद जितना हीट अमाउंट में रिलीज हो रहा है, जब प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताएंगे आप, कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि 1 किलो गैस में जितनी मात्रा में हीट निकलती है उसी को हम बोलेंगे क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो जो इसका यूनिट होता है ना, वो होता है केजी पर केजे पर केजी, यानी किलो जूल पर केजी। भाई एग्जाम में हो सकता है आपसे एसआई यूनिट भी पूछ ले, तो ये यूनिट क्या लिखेंगे, किलो जूल पर केजी। अब देखो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट और कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो आपको हमेशा काम आएगा, यानी कि जब तक आपका जॉब लग नहीं जाता तब तक क्या होगा, कि कैलोरीफिक वैल्यू को याद रखना होगा। सब नहीं याद रखना है, जो सबसे कम है उसको याद रखना है और जो सबसे ज़्यादा है उसको याद रखना है, कि यही दोनों पूछता है। पूछेगा ऐसे कोई फ्यूल बताइए, ऐसा कोई फ्यूल का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा हो, ये पूछ सकता है। या क्या पूछेगा, ऐसे फ्यूल का नाम बताइए जो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसा फ्यूल जो सबसे कम हीट निकालता है, या ऐसा फ्यूल जो सबसे ज़्यादा हीट निकालता है। सबसे ज़्यादा क्या है, देखो एक एक करके देख लेते हैं। जो काऊ डंग होता है, यानी कि जो गोबर होता है, उसका जो केक होता है सूखने के बाद, वो लगभग 6000 से 8000 तक, मतलब 1 किलो में इतना हीट निकालता है, ठीक है। अगर 1 किलो हम काऊ डंग लेते हैं तो लगभग 6 से 8000 तक किलो जूल का हीट निकलेगा। लकड़ी लेते हैं तो 17000 से 22000 तक निकलेगा। कोल लेते हैं यानी कि कोयला लेते हैं हम तो 25000 से 33000 तक निकलेगा। पेट्रोल सबसे ज़्यादा 45000 निकलेगा। केरोसिन से भी 45000 निकलेगा। डीजल से भी 45000 निकलेगा। उससे बाद सबसे ज़्यादा आ रहा है मीथेन, कितना निकल रहा है, 50000 किलो जूल निकल रहा है 1 किलो में। यानी कि 1 किलो अगर हम मीथेन लेते हैं, अगर उसको जलाते हैं तो 1 किलो मीथेन में कितना निकलेगा, 50000 किलो जूल निकलेगा। यानी कि अभी तक का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। CNG से भी 50000 निकल रहा है।
अब आता है उससे भी ज़्यादा एलपीजी यानी कि जो सिलेंडर होता है आपके घर में किचन में, उससे सबसे ज़्यादा निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 55,000 किलो जूल निकल रहा है। यानी कि अभी जो 1 किलो हम फ्यूल लिए थे, एलपीजी फ्यूल लिए थे उस सिलेंडर में से, उस 1 किलो एलपीजी गैस में 55,000 किलो जूल क्या निकल रहे हैं? हीट निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसमें? इसी में अभी तक। बायोगैस यानी कि जो नेचुरल गैस होता है उसका यूज़ करके हम 35 से 40,000 तक कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि हीट निकाल सकते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया था हाइड्रोजन, बताया ना, अभी उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। हाइड्रोजन गैस है लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, लेकिन बाद में फ्यूचर में 20-25 साल बाद हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इसी से निकलती है, किससे? हाइड्रोजन से। तो एग्जाम में पूछता है कि ऐसा फ्यूल का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो और सबसे ज़्यादा हीट निकल रही हो 1 किलो में। यानी कि 1 किलो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो लगभग 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी हीट निकलेगा। ठीक है, तो ये पहला इसको याद रखना है हाइड्रोजन वाले को। ठीक है, और दूसरा क्या है? सबसे कम काऊ डंग वाले को। तो इन दोनों को क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि यही दोनों एग्जाम में आएगा। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। भाई जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि जितने भी तरह के फ्यूल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, और एलपीजी को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जितने भी तरह के आपके फ्यूल हैं, जितने भी तरह के तेल हैं, वो क्या करेंगे? नेचर को हम पहुंचाएंगे क्या निकाल के? CO2 निकाल के। सबसे पहला आता है, कह रहा है पहला पॉइंट, एग्जाम में ये भी आ सकता है 4 नंबर 5 नंबर में, कि 4 पॉइंट लिखिए जो नेचर को हम पहुंचाते हैं। ऐसे मतलब लिखिए पॉइंट में, तो आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। कह रहा है कार्बन, जैसे कि लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया यानी कोयला हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, इसमें क्या निकलता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जो नेचर को हार्म पहुंचाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कार्बन के फ्यूल, यानी कि ऐसे फ्यूल जिसमें कार्बन हो, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सब क्या करेंगे? CO2 को, पार्टिकल्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करेंगे जो नेचर को हार्म पहुँचाएगा, और साथ ही साथ अस्थमा पेशेंट का इंक्रीजमेंट करेगा। लिखा है ना, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रिस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा लोगों को अगर हम ऐसे यूज़ करते रहें, डीजल, पेट्रोल और लकड़ी का यूज़ करते रहें, जलाते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस पूरी जो हवा होगा पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, और ये जो गैस है यानी कि जो लकड़ी है वगैरह है, ये पूरी तरह से नहीं जलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, यानी कि जहरीला होता है सबके लिए, पौधों के लिए भी, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि जो लकड़ी वगैरह है, जो पेट्रोल वगैरह, जो डीजल वगैरह है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही खतरनाक गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? हमारे हार्म्स को, नेचर को, जानवरों को और सबको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, देखो अब आता है तीसरा पॉइंट, कह रहा है ये जो कंबशन फ्यूल है, यानी कि जितने भी तरह के लकड़ियाँ हैं, पेट्रोलियम है, इनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि गर्माहट बढ़ेगी, यानी कि धरती पे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगा। हर साल बढ़ ही रहा है, देख रहा है कि हर साल गर्मी क्या हो रहा है? और तेज़ ज़्यादा हो रही है। पिछले साल से जो गर्मी है वो और ज़्यादा हो रही है। क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि हम पेट्रोलियम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डीजल, पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गाड़ियों के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आता है आखिरी पॉइंट, चौथा, कह रहा है कोयला को, यानी कि जो कोयला होता है, कोल, उसको जलाने से और डीजल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। किसको जलाने से? कोयले को जलाने से और डीजल को जलाने से। यानी कोयला अगर डीजल जलाते हैं तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या कराएगी? एसिड रेन कराएगी, यानी कि ऐसी बारिश करवाएगी जो सबको नुकसान करेगा, जिसकी वजह से जो मेटल होगा वो भी नुकसान करेगा, जो आपका घर होगा वो भी क्या होगा? धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, यानी कि टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, लेकिन आपका घर पूरी तरह से क्या होगा? टूट जाएगा। जो लोहा वगैरह होगा, जो ट्रैक्टर वगैरह होंगे, जो गाड़ियाँ होंगी, वो भी धीरे धीरे क्या होंगी? क्रोजी हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। जो प्लांट्स होंगे, जो सब्जियाँ होंगी, वो भी क्या होंगे? जहरीले हो जाएंगे। जब आप उसको खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब कोयला का यूज़ हम करते हैं या डीजल का यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सफोकेटिंग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है, जिसकी वजह से हम एसिड रेन भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है जो एसिड रेन होता है वो सबके लिए नुकसान होता है, जैसे कि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, यानी कि जो फसल होते हैं पूरा फसल ही बर्बाद हो जाएगा अगर एसिड रेन हुआ तो। बिल्डिंग्स, जो नए नए बिल्डिंग्स बनती हैं उनको गिरा देगा। जो मिट्टी होती है वो भी ख़राब होती है, जो खेतों की मिट्टी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से हमको क्या करना है? इन जो फ्यूल्स हैं इनका यूज़ कम करना है, और किस पे डिपेंड होना है? हाइड्रोजन पे या इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियों पे। ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।